नमस्कार। आज हम लेते हैं बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह का अर्थ है एक पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना, यानी पुरुष एक और स्त्रियाँ अधिक। इस प्रकार के विवाह को धनवान और शक्तिशाली लोग भी का विशेषाधिकार, यानी धनवान और शक्तिशाली जो लोग होते हैं, पहले ज़माने में राजा महाराजा होते थे, वो बहुपत्नी विवाह करते थे। विश्व में अफ्रीका वह भूमि है जहाँ पर यह प्रथा सबसे अधिक फली फूली। वहाँ के राजा सैकड़ों पत्नियाँ रखते थे और वहाँ पर भिन्न भिन्न स्त्रियों की संतानों से विशिष्ट शब्दों से भी पुकारते थे। इस प्रकार बहुपत्नी विवाह का अर्थ होता है एक पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना। जनजाति जो है वो कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन पावर हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कमा सकूँ, खेती कर सकूँ। खेती में भी बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती थी, तो मजदूर नहीं लाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्नियाँ रखता था, जिसके कारण वो खेती और इस प्रकार से विभिन्न जो काम हैं वो उनसे करवाते थे। तो इससे बहुपत्नी प्रथा का जन्म हुआ। यह भारत में नागा, गोंडा, बेंगा, भील, टोडा, लुसाई और मध्य भारत की अधिकांश प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजातियाँ हैं, इसमें यह प्रचलित हैं। बंगाल में अनुलोम विवाह और कुलीन विवाह की प्रथा के कारण भी बहुपत्नी विवाह प्रचलित हैं। दक्षिण में नम्रूदी ब्राह्मणों में भी यह प्रथा प्रचलित है। इसके विभिन्न कारण रहे हैं। बहुपत्नी विवाह के क्या कारण हो सकते हैं? इसके हम अगर कारणों में देखें तो सबसे पहला है पुत्र प्राप्ति की लालसा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पुत्र। हिंदुओं में यह धार्मिक महत्व रहा है कि पुत्र ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए एक स्त्री के जब कोई संतान नहीं होती थी या केवल पुत्रियाँ ही होती थी तो पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लेता था। इसके पीछे आर्थिक कारण भी हैं कि अधिकांश जो जनजातियाँ पहाड़ी भागों में निवास करती हैं और ऐसे क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है और इस आर्थिक क्रियाओं के लिए कई सदस्यों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण अधिक स्त्रियाँ होने पर वो खेतों के मजदूरों के रूप में काम में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से पत्नियाँ सामाजिक प्रतिष्ठा के भी सूचक हैं। धनवान, जमींदार, ऐश्वर्यशाली जो व्यक्ति हैं वो अधिक पत्नियाँ रखते हैं। स्त्री पुरुषों में अनुपात में अंतर, यानी जहाँ पुरुष कम होते हैं स्त्री ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर स्त्रियों की तुलना में पुरुष कम होते हैं, वहाँ पुरुष एक से अधिक स्त्रियाँ रखते हैं। शिकार, युद्ध, साहसिक, आर्थिक कार्यों के लिए भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के मरने के अवसर अधिक रहते हैं। इससे पुरुषों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण बहुपत्नी विवाह होते हैं। जहाँ शाली विवाह प्रचलित हैं वहाँ प्रथा के रूप में एक व्यक्ति अपनी पत्नी का सभी बहनों से विवाह करना पड़ता है। यहाँ इससे भी बहुपत्नी विवाह प्रचलित हुआ। देवर विवाह इसका भी इसका एक कारण है, एक भाई की मृत्यु पर उसके विधवा से दूसरे भाई को विवाह करना होता था, जिसके कारण बहुपत्नी विवाह का प्रचलित हुआ। युद्ध आदि के कारण भी अपहरण करके लाई हुई स्त्रियों से विवाह कर लिया जाता था। अफ्रीका की जनजातियों में एक स्त्री वर्ष में कई बार अपने पिता के घर जाती रहती है। ऐसे अवसर पर पुरुष घर के कार्य की देखभाल नहीं कर सकता और इस कारण उसको दूसरी पत्नी की आवश्यकता होती है। एक पत्नी का अर्थ है कोई पत्नी नहीं होना, या पत्नी का अर्थ है एक आँख होना, यानी कहीं जगह इस लोगों में ससेरे जो लोग हैं वहाँ पर ये कहावत है कि एक पत्नी का अर्थ है कि कोई पत्नी नहीं होना या सिर्फ एक आँख होना, यानी वहाँ पर अधिक पत्नियाँ रखने का। बहुपत्नी के अनेक कारण और लाभ होने के बावजूद भी यह प्रथा परिवार में संघर्ष, मनमुटाव, ईर्ष्या और विमर्श के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। विशाल परिवार का निर्वाह आर्थिक कठिनाइयों के कारण मुश्किल हो गया है और साथ ही जनजातीय लोगों के पास कृषि योग्य भूमि की भी कमी है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में प्रभावित जनजातीय लोग अब बहुपत्नी विवाह प्रथा छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है समूह विवाह। समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है, यानी एक समूह होता है वो दूसरे समूह में से विवाह करता है, जहाँ पर एक समूह के सभी पुरुष उन दूसरे समूह सभी स्त्रियों के पति होते हैं और सभी स्त्रियां उस समूह के सभी, यानी सभी वो एक दूसरे के पति पत्नी होते हैं और समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। परिवार और विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति रही होगी। उद्ध विकासवादियों की ऐसी धारणा, यानी धीरे धीरे जो विकास क्रम जिन्होंने बताया उद्ध विकासवादी हैं, उनकी ऐसी धारणा है कि यह प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति रही थी। यह प्रथा ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में पाई जाती हैं, जहाँ पर एक कुल की सभी पत्नियाँ दूसरे कुल की भाई पत्नियाँ समझी जाती हैं। वेस्टर्न मार्ग का मत है कि ऐसे विवाह तिब्बत, भारत और लंका के बहुपति विवाह प्रथा वाले समाजों में भी पाए जाते हैं। टोडा लोगों में
पतित्व और बहुपत्नीत्व का सम्मिश्रण हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बालिका वध की प्रथा त्याग दिया था। स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है। यदि हम समूह विवाह का प्रयोग इस अर्थ में करें तो जो यह सूचित करता है कि समूह का प्रत्येक समूह की प्रत्येक स्त्री का पति हो तथा उत्पन्न संतानों को भी संपूर्ण समूह की संतान समझा जाता हो, न कि एक माता पिता विशेष की। इस प्रकार की विवाह के उदाहरण विश्व में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके, यानी जीवन साथी किस प्रकार चुनते हैं। सबसे पहला है परिवीक्षा विवाह, यानी इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी को कुछ समय के लिए विवाह से पूर्व साथ रहने का अवसर दिया जाता है, जिससे वे एक दूसरे के स्वभाव को समझ सके और यौन अनुभवों को प्राप्त कर सके। यदि इस अवधि में दोनों को पूर्ण सामंजस्य हो जाता है तो उनका विवाह करवा दिया जाता है। इस प्रकार का विवाह दार्लुंग और कुकी जनजाति में पाया जाता है, जहाँ प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर जाकर कुछ समय निवास करता है। इस अवधि में वे दोनों सभी प्रकार की वैवाहिक सुख प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यदि प्रेमी प्रेमिका का परस्पर व्यवहार निभाव योग्य नहीं होता तो दोनों अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में युवक को लड़की के माता पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ पैसा चुकाना होता है। अबल का मत है कि आदिम समाजों में विवाह में वधु मूल्य प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना संतान प्राप्त करना होता है। और परिवीक्षा काल में लड़की की संतानोत्पत्ति की शक्ति का भी पता चल जाता है। यदि वह गर्भवती हो जाती है दोनों का विवाह संपन्न कर दिया जाता है। इस प्रकार से पहला है परिवीक्षा विवाह। दूसरा है हरण विवाह, यानी हरकर। इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता है। मैक्लेलन का मत है कि उद्योग विकास क्रम में विवाह का सर्वप्रथम तरीका हरण विवाह था। समाज के विकास और नवीन कानूनों के प्रभाव से इस प्रकार के विवाह समाप्त होते जा रहे हैं, परंतु अभिनयात्मक हरण के अवशेष के रूप में देखने को मिलता है। उसमें लोगों में अभिनयात्मक हरण प्रचलित हैं। प्रीति भोज के अवसर पर वह वर तथा वधु दोनों पक्षों के लोग एकत्रित होते हैं। भोज के दौरान वर वधु का हाथ पकड़ता है। ऐसा करने पर दोनों पक्षों के लोगों में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है और वर को पीटा जाता है। युद्ध के दौरान यदि वधु का हाथ वर पकड़े रहता है तो उन दोनों में संस्कारपूर्ण विवाह कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रथा उसमें प्रचलित इसलिए है क्योंकि पहले हरण विवाह होता था और उसका एक छोटा सा रूप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अफ्रीका की बहिमा जनजाति में वर और वधु दोनों पक्षों के लोग रस्साकसी करते हैं, जिसमें वर पक्ष ही जीतता है। विजय की घोषणा के साथ ही वर पक्ष के लोग वधु को गाय की खाल में लपेटकर भगा ले जाते हैं। वधु पक्ष के लोग इसका पीछा करते हैं और बाद में उनका विवाह करा दिया जाता है। प्राचीन काल में एक जनजाति दूसरी जनजाति पर आक्रमण करती थी। हार जाने वाले पक्ष की स्त्रियों को जीतने वाला पक्ष उठा ले जाता था और विवाह कर लेता था। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के मेरीबोगी नामक इलाके में लोग अपने जजमानों के यहाँ उत्सवों में सम्मिलित होने जाते थे। उत्सव समाप्ति के बाद पुनः लौटने पर अपने उस परिवार की स्त्रियाँ भी साथ में ले आते थे। असम, नागा, भील, गोंडा, असम, बिहार, मध्य प्रदेश की जनजातियों में यह प्रथा विशेष रूप से पाई जाती है। लोग हरण विवाह को ऊपरी टिपी भी कहते हैं। राजस्थान की भील जनजाति में यह मुख्य रूप से पाया जाता है, जहाँ पर हरण विवाह यानी वो आजकल देखते हैं हम कई प्रकार से मेले वगैरह लगते हैं भीलों के, ग्रासियों के, तो उस मेलों में वो हरण विवाह उनका बहुत होता है। तो इसमें हरण लड़की के माता पिता के आग्रह पर किया जाता है, क्योंकि अधिक उम्र तक लड़की कुंवारी रहना उचित नहीं माना जाता। विषमलिंगी, इसी प्रकार से हम संस्कारमय हरण कहते हैं, यानी जब आज्ञा लेकर माता पिता की आज्ञा लेकर हरण किया जाता है तो उसको संस्कारमय हरण कर लिया जाता है। लेकिन जब माता पिता की बिना आज्ञा के इस प्रकार की विवाह करता है तो वह संस्कारमय हरण नहीं कहलाता, उसको शारीरिक हरण या बलात् हरण कहा जाता है, जो कि माता पिता के बिना आज्ञा के लड़की को हर लिया जाता है। तीसरा है परीक्षा विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष साहस और शौर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें खरा उतरने पर उसका विवाह करवा दिया जाता है। कुछ जनजातियों में विवाह के इच्छुक युवकों से अपेक्षा की जाती है कि विवाह से पूर्व अपना पराक्रम सिद्ध करे। ऐसा करने से वे सफल हो जाते हैं तो उन्हें अधिकार हो जाता है कि वह मनपसंद लड़की से विवाह करे। गुजरात के बिलों में सवारी की परीक्षा एक उत्सव में की जाती है। होली के अवसर पर उन्हें गोल गधेड़ों नामक उत्सव मनाया जाता है और एक खंबे या खजूर के पेड़ पर नारियल या गुड़ बांध दिया जाता है। इस खंबे या पेड़ के चारों ओर गाँव के कुंवारे लड़के लड़कियों के दो घेरों में नृत्य करते हैं। भीतर का घेरा लड़कियों द्वारा बना होता है व बाहर का घेरा लड़कों द्वारा। ढोल आदि बजाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान लड़के लड़कियों घेरों को तोड़कर खंबे पर से नारियल और गुड़ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।
लड़कियां ऐसा करने वाले को झाड़ू से पीटती हैं और काटती हैं, नोचती हैं और कपड़े खींचती है। इस प्रकार यदि व्यक्ति नारियल और गुड़ खाने में सफल हो जाता है तो वह उस घेरे की लड़कियों में से अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करने का अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से परीक्षा विवाह, वहाँ परीक्षा ली जाती है। तो विभिन्न जनजातियों में यह भी पाया जाता है। क्रय विवाह, क्रय विवाह यानी खरीद कर। एक प्रकार के विवाह में वधु प्राप्त करने के लिए वधु के माता पिता या रिश्तेदारों को कुछ धनराशि वधु मूल्य के रूप में देनी होती है। यह क्रय विवाह कहलाता है। साइबेरिया की किर्गिज जनजाति में वधु मूल्य इतना अधिक है कि एकाधिक पत्नियां रखना कठिन होता है और लोग साधारण तलाक भी नहीं देते, क्योंकि उसके बाद विवाह करने का अर्थ बड़ी मात्रा में धनराशि जुटाना है, जो कि एक कठिन कार्य है। न्यू गिनी की बुकाई जनजाति में वधु मूल्य चुकाने के बाद ही पति को यौन संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। अफ्रीका की हो जनजाति में लड़की पैदा होने से पहले ही स्वदेह सगाई हो जाती थी और लड़की पैदा होने पर वधु मूल्य की किस्त चुकाना आरंभ कर दिया जाता था। इस प्रकार से वधु मूल्य इस बात का द्योतक है कि विवाह दो व्यक्तियों का नहीं वरन दो परिवारों का सम्मिलन है और वधु उन दो परिवारों के मध्य मैत्री संबंध कायम करती हैं। दोनों परिवारों में आर्थिक सहयोग पनपता है। दक्षिण अफ्रीका की बाटू और योगा जनजातियों में लाबोला वधु मूल्य देने की प्रथा है। लाबोला में ढोर और कंबल दिए जाते हैं। लाबोला जुटाने के लिए परिवार के सदस्य निकट के रिश्तेदार के भी सहयोग करते हैं। वधु मूल्य प्रचलन के अनेक कारण हैं। कन्या के पालन पोषण में पिता को श्रम करना पड़ता है, उसके बदले में वह पारिश्रमिक चाहता है जिसको वर पक्ष को देना होता है। विवाह के बाद पितृपक्ष को कन्या की हानि होती है, वरन उनसे उत्पन्न संतानें भी उसके पति के वंश गोत्र के सदस्य होती है। इस क्षतिपूर्ति के लिए भी कन्या से वधु मूल्य प्राप्त किया जाता है। समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम होती है, तो वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन होता है। वधु मूल्य चुका देने पर वधु के पितृपक्षीय देवताओं का संरक्षण मिल जाता है। और विवाह का एक उद्देश्य प्रजनन भी है। यदि विवाह में संतान पैदा न हो तो पति दूसरे विवाह का अधिकारी होता है। इसके लिए वधु मूल्य आवश्यक होता है। तो ये विभिन्न कारण हैं वधु मूल्य के, जो कि जिससे वधु मूल्य नेक्स्ट है सेवा विवाह। वधु मूल्य को चुकाने का एक तरीका यह भी है कि दामाद अपने सास ससुर की सेवा करे, उसके बदले में उसकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करे। इवान प्रिचाई ने 241 जनजातियों का अध्ययन किया, जिसमें से 30 में इस प्रथा का प्रचलन था। कुछ जनजातियों में विवाह से पूर्व दामाद की सेवा करनी होती है, तो कुछ विवाह के बाद ससुर के घर रहकर, यानी कुछ जनजातियों में दामाद पहले ही अपने ससुराल पक्ष में जाता है और वहाँ पर उन कन्या के माता पिता की सेवा करता है, और कुछ जनजातियों में विवाह के बाद वह अपने ससुराल में रहकर उनकी सेवा करता है। कोरियाक, योकादीर, बिने गोवा, हिदासा, चिरवचाक आदि में यह प्रथा प्रचलित है। बिने बागो तथा कोमाचे इंडियंस में दामाद से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिदिन अपने ससुराल वालों को शिकार भेंट करे। भारत में गोंडा, बेंगा, बिरहोर यही आदि जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। गोंडा और बेंगा में पुरुष वधु मूल्य नहीं दे पाता तो वह अपने ससुर के यहाँ सेवक के रूप में कार्य करना चला जाता है। कुछ वर्षों तक वह सेवा करने के बाद ससुर की पुत्री से विवाह कर घर लौटता है।